प्यारे भैया बहन, आज आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं विषय इकोनॉमिक्स। आज का विषय है मानव विकास रिपोर्ट। आप मानव विकास सूचकांक का क्या महत्व है, इसके विषय में हम सबसे पहले आपको बताएंगे। तो जानिए, मानव विकास सूचकांक देश के विकास के स्तर को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। यह यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित है और इसी के अनुसार देशों की श्रेणियां बनाई गई है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह एक व्यापक पद्धति है जो जीवन के सभी प्रमुख पहलुओं को आपस में समेटती है। आय के अलावा इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य का स्तर, जीवन प्रत्याशा आदि भी देश के आर्थिक विकास को मापने के लिए आधार बनाए जाते हैं। यही है मानव विकास सूचकांक का महत्व। अब है कि मानव विकास सामाजिक विकास का एक मूल तत्व है। कैसे? तो जानिए, मानव विकास लोगों पर संकेंद्रित है। इसका संबंध लोगों के भलाई, उसकी आवश्यकताओं, उसकी प्राथमिकताओं, उसकी आकांक्षाओं से होता है। ये सभी एक योग्य समाज के निर्माण में सहायक होते हैं। मानव विकास का संबंध उन सभी अवसर के विस्तार से है जिनका लाभ मनुष्य उठाता है। इससे मानव क्षमता निर्मित होती है। एक लंबे और स्वस्थ जीवन बिताना, शिक्षा, सूचना और ज्ञान प्राप्त करना, जीविकोपार्जन के अवसर की उपलब्धि प्राप्त होना। मानव विकास आधारभूत अवसरों के विस्तार पर बल देता है। तो इस प्रकार से हम आपको बताएं कि मानव विकास सूचकांक का महत्व तथा मानव विकास सामाजिक विकास का एक मूल तत्व है। इन दोनों प्रश्नों के विषय में हम आपको बताएं। अब आपके सामने एक डाटा भी प्रस्तुत है, तालिका 1.6, जो वर्ष 2017 के लिए भारत और उसके पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े प्रस्तुत करता है। इस आंकड़े में देखिए 189 देशों की तालिका है और 189 देशों में मात्र यहाँ पर 6 देशों का ही आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, जो 6 देश सर्वश्रेष्ठ हैं, जिसमें श्रीलंका है, भारत है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, नेपाल है और बांग्लादेश है। कुछ है, देखिए इसमें सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर में है, जो 2011 का आंकड़ा है। जन्म के समय संभावित आयु जो 2017 के आंकड़े प्रस्तुत है। विद्यालयीय औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक, जो 2017 के आंकड़े प्रस्तुत है। विश्व में मानव विकास सूचकांक का क्रमांक HDI, जो 2016 के आंकड़े प्रस्तुत हैं। देखिए श्रीलंका, जहां पर सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर में 11,326 रुपये है, वही भारत का 6,353 है। शेष म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश का भारत की अपेक्षा कम है। जन्म के समय संभावित आयु श्रीलंका का 75.5 वर्ष है, वही भारत का 68.8 वर्ष है। उसी प्रकार से म्यांमार का 66.7 है, पाकिस्तान का 66.6 है, नेपाल का 70.6 है और बांग्लादेश का 72.8 है। विद्यालयीय औसत आयु को अगर हम देखते हैं तो श्रीलंका का 10.9 है, जबकि भारत का 6.4 है। इसके बाद से सभी देशों का क्रमशः कम है। विश्व में मानव विकास सूचकांक का अगर क्रमांक देखते हैं तो श्रीलंका 76वें स्थान पर है, जबकि भारत 130वें, और उसी प्रकार से क्रमशः म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश का स्थान निर्धारित है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मामले में भारत अपने पड़ोसी देशों से बहुत चीज़ों में पीछे है,
कुछ ही ऐसे चीज़ हैं जिसमें वह पड़ोसी देश से आगे है, श्रीलंका से यह पीछे है कुछ मामले में, जबकि कुछ मामले में यह श्रीलंका से आगे है। उसी प्रकार से पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश के साथ भी है भारत का। एसडीआई का अर्थ क्या है? मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जो तालिका एसडीआई सूचकांक का क्रमांक कुल 189 देशों में से है। देखिए, जन्म के समय संभावित आयु, जैसा कि हम नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति के जन्म के समय औसत आयु की संभावना दर्शा रहा है। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है ताकि उसकी तुलना की जा सके। यह इस तरीके से भी की जाती है कि $1 किसी भी देश में समान मात्रा में वस्तु और सेवा खरीद सके। इस प्रकार से इसको हम करते हैं। अब है कि आप देखेंगे कि यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारा पड़ोसी देश, छोटा सा देश श्रीलंका जो है, भारत से कई मामले में आगे है। बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक तालिका 1.6 में जो दिखा रहा है, वही नेपाल, बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है। फिर भी वे भारत से आयु संभावित से पीछे नहीं है, लगभग बराबर है। अगर विकास महत्वपूर्ण है तो एक देश के नागरिक के साथ क्या हो रहा है? लोगों का स्वास्थ्य, उसका कल्याण सबसे अधिक जरूरी है। इसके विषय में हमें सोचना चाहिए। मानव विकास को मापने के लिए कुछ अन्य पहलू भी हैं, उस पर भी हमें विचार करना चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं विकास की धारणीयता। इस विकास की धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसके विषय में हम आपको बताते हैं। प्रश्न परीक्षाओं में पूछता भी है कि धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि यह भावी पीढ़ी की जरूरत की व्याख्या कर रखती है। यह प्राकृतिक संसाधनों के कुशल प्रयोग को बढ़ावा देती है। यह जीवन की गुणवत्ता पर जोर देती है। यह लंबी अवधि के समाधान प्रदान करती है। तो ये है विकास की धारणीयता। विकास को जिस तरह भी हम परिभाषित करें, जैसा भी हम विकास का परिभाषा दें, अभी के लिए एक विशेष देश काफ़ी विकसित है। हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊंचा हो, कम से कम भविष्य के पीढ़ी के लिए यह स्तर हमेशा बना रहे। 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बहुत से वैज्ञानिक यह हमें चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर जो है धारणीय नहीं है। इसका जो है और इसमें विकास करना है। इसको एक उदाहरण के द्वारा हम आपको प्रस्तुत करेंगे। भारत में जैसे भूमिगत जल, हाल के प्रमाण से पता चलता है कि देश के कई भाग में भूमिगत जल के अति उपयोग होने का गंभीर संकट है। लगभग 300 जिलों से सूचना मिली है कि वहां पिछले 20 साल से पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है। देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है। इस साधन के प्रयोग करने का वर्तमान तरीका अगर जारी रहा तो अगले आने वाले 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस साधन का अति उपयोग करता रहेगा। भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र के दृष्टि से किया जाता है। ये क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र हैं और वहाँ कृषि में अधिक सिंचाई का कार्य होता है, जिसके कारण जल का ज़्यादा उपयोग हो रहा है। मध्य और दक्षिण भारत के चट्टानी पठारी क्षेत्रों, कुछ तटवर्ती क्षेत्रों में तेजी से विकसित होती शहरी बस्ती में भी इस तरह के जल का ज़्यादा उपयोग हो रहा है। तो इस प्रकार से ये धारणीयता जो है, अब हम आपको बताते हैं कि भूमिगत जल जो है
यह नवीकरणीय है। हम जिस स्तर से उपयोग कर रहे हैं इसकी क्षतिपूर्ति भी पुनः होती है। लेकिन कब होती है? बरसात के दिनों में होती है। जब वर्षा होती है तो वर्षा होने के साथ भूमि के जल का स्तर ऊपर आ जाता है। जब वर्षा होती है तो भूमि के जल का स्तर ऊपर आ जाता है, लेकिन जैसे ही बरसात समाप्त हुआ तो हम उस जल का ज़्यादा उपयोग करते हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में करते हैं, चाहे वो अपने दैनिक जीवन के प्रयोग में करें या कृषि क्षेत्र में करें या अन्य क्षेत्रों के लिए करें, उसका अधिक से अधिक खर्च होता है। गैर नवीकरणीय संसाधन वो है जो वर्षों से प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाता है। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है, उनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती है। कभी कभी हमें ऐसा भी साधन मिला है जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी, नया स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ यह समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो देखिए ये है प्राकृतिक संसाधन। अब है आपको बताएंगे जैसे कच्चे तेल के अतिरिक्त भंडार, ये क्या है भाई? यानी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कैसे हो रहा है आजकल समाज में, इसको आप देखिए यहाँ 3 क्षेत्रों को दिखाया गया है। मध्य पूर्व क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र और विश्व। 3 स्तर पर इसको स्पष्ट किया गया है। भंडार जो है 2017 का दिखाया गया है यहाँ पर, जो 1000 मिलियन बैटल में है, और भंडारों के चलने की अवधि जो है वर्षों में स्पष्ट किया गया है। पूर्व मध्य क्षेत्र में 807.7 हजार मिलियन बैटल है, जो 70 वर्षों तक चल सकता है। वही अगर संयुक्त राज्य अमेरिका में देखें तो यह मात्र 50,000 मिलियन बैटल है, जो मात्र 10.5 वर्ष से ही चल पाएगा। वही विश्व स्तर पर अगर इसको हम देखें तो 1696.6 हजार मिलियन बैटल है, जो 50.2 वर्ष तक ही यह चल पाएगा, यह संचालित हो पाएगा। तो देखिए ये है कच्चे तेल का, कि उसका उपयोग हम जैसे करेंगे, जिस प्रकार करेंगे, उसी प्रकार उतना ही दिन तक वह हमारे साथ रहेगा। अगर अधिक करेंगे तो ये अधिक दिन तक नहीं चल पाएगा और कम ही दिन तक चलेगा, लेकिन अगर अधिक नहीं करते हैं तो यह अधिक दिनों तक नहीं चलेगा। अगर कम करते हैं तो यह अधिक से अधिक दिनों तक चलेगा। पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करता। यह एक क्षेत्र देशगत विषय नहीं रह गया है। हम सब का भविष्य परस्पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। विकास की धारणीयता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का क्षेत्र है। इसमें वैज्ञानिक हैं, अर्थशास्त्री हैं, दार्शनिक हैं और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल करके काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से विकास का कार्य हो। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त हर व्यक्ति हर स्तर पर समाज का सदस्य होने के नाते प्रश्न पूछने की ज़रूरत करता है, जानना चाहता है कि हमें क्या बनना है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें विकास पर किस प्रकार बहस करना चाहिए, हमारा विकास कैसे हो सकता है, आदि आदि प्रश्नों को पूछता है और यह कार्य करता है। तो आज के लिए इतना ही। आज यह चैप्टर समाप्त हो गया। धन्यवाद।